गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोप्रेस। और आज हम लोग जो है डीएनए का सेलेंट फीचर इससे पहले पढ़े थे और नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, फिर देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या होता है और उसके बाद आगे की बात स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट लगाइए, सेंट्रल डॉगमा। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको सेंट्रल डॉगमा का छोटा सा एक डायग्राम दिखेगा। ठीक है, तो हम उसी को बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है यहाँ पे डीएनए। ठीक है, और डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक है, लेकिन डीएनए का सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है सेंट्रल डॉगमा से तो डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनने को, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। गॉट इट। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। समझ रहे बात को। ठीक है, तो डीएनए का हुआ रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए बी और यहाँ पे लिखिए सी। और आपसे आप पूछेगा कि ए क्या है, तो बोलिएगा रेप्लिकेशन। ऐसे जो एरो लगाए हैं ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन को शो कर रहा है। समझ रहे हो बात को। ये जो एरो लगाए हैं दिस शोज द डीएनए रेप्लिकेशन। गॉट इट। फिर डीएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए, तो बी में क्या लिखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हुआ प्रोसेस है जिससे डीएनए से एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए का फुल फॉर्म जानते हो, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, यहाँ लिखते नहीं है, मैसेंजर आरएनए समझ लो। और सी क्या होगा, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। कैसे बनेगा इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, बट ये जो पूरा स्कीम है ना, इसको सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा स्कीम जो है, दिस होल स्कीम इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। गॉट इट। ठीक है, तो मिटा दो इसको। ओके, उतारो। और हाँ, एक और बात, ये पूरा स्कीम किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ठीक है, लिख लेना तुम लोग, दिस होल स्कीम इज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, चलिए इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। देखो, डीएनए पैकेजिंग के लिए बहुत एक अच्छा डायग्राम बताने जा रहे हैं तुम लोग को। ध्यान से इस डायग्राम को देखना और समझना, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डीएनए पैकेजिंग होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम लोग देख चुके हो कि डीएनए क्या चीज़ से बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। ठीक है, इट इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, तो डीएनए बना किस चीज़ से है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। इसका बैकबोन क्या है, बताओ, बैकबोन क्या चीज़ से बना हुआ है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से। ठीक है, जिसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, दो स्ट्रैंड के बीच में क्या है, बताओ क्या है, दो स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे देखो। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब देखो डीएनए क्या है, डीएनए इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है, समझ रहे हो बात को। और यहाँ पे क्या होगा, N2 बेसिस लगा हुआ होगा, N2 बेसिस।
अब याद करो जीन का डेफिनेशन क्या पढ़े हो। जीन का तो एक डेफिनेशन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन का एक डेफिनेशन ये है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा क्या है, दूसरा डेफिनेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि याद रहे, ठीक है, कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोड्स फॉर RNA, कोड्स फॉर RNA, ठीक है, समझ गए बात को। ये एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, N2 बेसिस है ना, ऐसे 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 सीक्वेंस, ये न्यूक्लियोटाइड एक होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे होगा, ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है, ठीक है, विच कोड्स फॉर RNA, ठीक है, किसी भी RNA के लिए कोड कर सकता है, mRNA के लिए कर सकता है तब भी जीन है, tRNA के लिए कोड करेगा तब भी जीन है। ये नहीं mRNA से प्रोटीन बनता है, tRNA से प्रोटीन बनाने में मदद करता है, tRNA से प्रोटीन बनता नहीं है, tRNA डजंट कोड फॉर प्रोटीन, mRNA कोड्स फॉर प्रोटीन। लेकिन tRNA के लिए कोड कर रहा है ये सीक्वेंस हमारा न्यूक्लियोटाइड का, तब भी वो जीन कहलाएगा। rRNA के लिए कोड कर रहा है तब भी जीन कहलाएगा, snRNA के लिए कर रहा है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA के लिए, तब भी जीन कहलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहे इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कोड फॉर RNA, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि दिस इज जीन, यहाँ पे ये क्या है, जीन है, ठीक है, बात समझ में आ गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है, देखिए आप लोग, एक्सक्यूज मी, और ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ठीक है, तो ये जीन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मिटाते हैं हम, ठीक है, इसके आगे देखो। अब होता क्या है, ये डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, ये तुम्हारा फॉस्फेट, यहाँ क्या होता है, PO4 3- नेगेटिव आयन, ये रहता है ना डीएनए में, इसके कारण डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, चार्ज कैसा है डीएनए पे, नेगेटिव, ठीक है। और डीएनए का नेचर कैसा है, एसिडिक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना। तो डीएनए का अगर हम पीएच की बात कर ले डीएनए के, तो ये एसिडिक है, ठीक है, कैसा है, एसिडिक। और चार्ज क्या है इस पर, तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए इज एसिडिक, ठीक है। और एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन 8 यूनिट का बना होता है, ठीक है। अगर हम बनाए तो ध्यान से देख लो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, यहाँ पीछे में 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। देखो क्या एक स्फीयर के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो बहुत जगह हम हिस्टोन प्रोटीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, स्फीयर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 8 ऑक्टामर है, ठीक है, इट इज ए ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन इज ए ऑक्टामर, ठीक है। क्या लिखोगे, हिस्टोन प्रोटीन इज अ ऑक्टामर, बात समझ गए। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसमें बेसिक एमिनो एसिड होता है अर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। कौन सा बेसिक एमिनो एसिड, अर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। इसमें बेसिक एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, बेसिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं अर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। और इसके कारण जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब तुम लोग ही बताओ कि पॉजिटिव निगेटिव को लपेटोगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, बहुत ज़बरदस्त, है ना, एकदम चिपक जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। इसके कारण अब इसका पैकिंग होगा। तो देखो ये ऑक्टामर को हम बस ऐसे बना दे रहे हैं, ये ऑक्टामर को हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, ऑक्टामर को ऐसे बना दे रहे हैं। और ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है साहब, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड ऐसे गया यहाँ से, ठीक है, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, रैप हुआ, समझ रहे हो, ठीक है। या इधर से मत कराओ, देखो, ठीक है, ऐसे रैप करा दो, ये ऑक्टामर है ना, ठीक है। तो ऐसे गया और ऐसे करके रैप हुआ, यहाँ से निकला, ठीक है, ऐसे आया और ऐसे करके रैप हुआ, ठीक है, और यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। तो ये 2 बार रैप करता है, ठीक है, ये ऑक्टामर को 2 बार रैप करता है, एक बार ऐसे गया फिर ऐसे जाके ऐसे निकला, ठीक है। तो 2 बार रैप किया।
अगर कहो तो हम दूसरे पेन से दिखा दे तुम लोगों को, ठीक है। तो 2 बार रैप किया। अब क्या होता है कि यहाँ पे लगभग 200 बेस पेयर, ठीक है, इस पैकिंग में चला जाता है। जब ये रैप करता है ना इस तरीके से, तो 200 बेस पेयर इस पैकिंग में चला जाता है। बात समझ रहे हो? अब 200 बेस पेयर चला गया और इस पूरे स्ट्रक्चर को, अब ये जो ऑक्टामर में 200 बेस पेयर ऐसे लपेट आया है ना, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, न्यूक्लियोसोम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। अब क्या होगा, ये स्ट्रैंड आगे जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा, फिर ऐसे ही, ठीक है, फिर क्या होगा? सेम, ठीक है, ये ऐसे गया, ठीक है, यहाँ आया, फिर ऐसे लपटाया, फिर यहाँ से बाहर निकला। बात समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे होते जाएगा। तो ऐसे ही पॉलीन्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनते चला जाएगा। मतलब डीएनए क्या हो रहा है, देखो ऐसे करके हिस्टोन ऑक्टामर है, डीएनए जा रहा है, ऐसे ऐसे क्वाइल कर रहा है, ऐसे क्वाइल कर रहा है, ऐसे क्वाइल कर रहा है, ऐसे लपटाते चला जा रहा है। इसके कारण होगा क्या? इसके कारण इसका पैकिंग बढ़िया होगा, इफिशिएंट पैकिंग होगा, ठीक है। अब ऐसे बनते जाएगा तो ये पॉलीन्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियोसोम में लपेटाते चला जाएगा और उसके बाद इसका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। बात समझ रहे हो? इसका क्या होगा? कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। तो ये कैसा दिखने लगेगा? बिल्कुल ऐसे दिखेगा। यहाँ एक न्यूक्लियोसोम ऐसे धागे के ऊपर गोल 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 गोल, ऐसा लगेगा कि मोती गुथा हुआ है धागे में, ठीक है ना। इसको कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। समझ रहे हो बात को? ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो ये ऐसे पूरा, ठीक है, कंडेंसेशन हो गया और बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। और कंडेंसेशन होगा और फर्दर ये क्या बना देगा? क्रोमेटीन बना देगा, ठीक है। तो और कंडेंसेशन होके, ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या बना दिया? क्रोमेटीन, ठीक है, क्रोमेटीन, ठीक है। इसको क्या बोले? क्रोमेटीन। क्रोमा मतलब कलर होता है, ठीक है। तो चूंकि इसको हम सिर्फ कलर से स्टेन करेंगे तभी देख सकते हैं, दैट से हम इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटीन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमेटीन बना दिया और क्रोमेटीन का फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटीन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। तो ये क्रोमेटीन ही अब धीरे 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 ऐसे ऐसे देखो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एकदम क्रोमेटीन कंडेंस हो गया, ठीक है, और ये क्रोमोजोम बन गया। क्रोमोजोम एक्चुअली शुरू में ऐसा ही रहता है, ठीक है। बाद में जब ये इस फेज में जाता है ना रेप्लिकेशन में, तो इसमें एक और, ठीक है, ऐसे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है, समझ रहे हो? इसको और इस क्रोमेटिड को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। क्योंकि ये जब रेप्लिकेशन हुआ है ना, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डीएनए जो था, देखो डीएनए जीन कहाँ है? ठीक है, ये जीन है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या है? डीएनए है। बात समझ रहे हो? तो जीन क्या है? डीएनए पे है, ठीक है। डीएनए क्या बनाया? न्यूक्लियोसोम बनाया। क्या बनाया? न्यूक्लियोसोम बनाया, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कंडेंस हुआ, ठीक है, बीड्स और स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आया, ठीक है। उसके बाद क्या बना? क्रोमेटीन बना, और उसके बाद क्या बना? क्रोमोजोम बना। यही पैकेजिंग ऑफ डीएनए है, यही इफिशिएंट पैकेजिंग ऑफ डीएनए है। तो ये पूरा चीज़ समझ में आया तुम लोगों को? ठीक, अगर आ गया तो इसको नोट करो, 2 मिनट देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है, ठीक है, जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है उसको जरा डिस्कस करें। देखो ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, ठीक है, देखो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, ठीक है, एक डीएनए आया और ऐसे करके गया, ठीक है, फिर यहाँ से निकला ऐसे करके
ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकला। ठीक है, तो ये जो पूरा गोल देख रहे हो ना, ये 8 यूनिट का बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, और ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग जैसे लपेटा रहा है ना, ये क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। क्लियर है? और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक प्रोटीन होता है, समझ रहे हो? उसको क्या बोलते हैं? H1 हिस्टोन। ठीक है, इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? H1 हिस्टोन। क्लियर है? चलो इसको भी नोट कर लो फटाफट। चलो मिटा दे इसको, हो गया। अब ये जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए होता है, इसमें सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन का ही रोल नहीं होता है, या H1 हिस्टोन का। ठीक है, इसमें और कुछ प्रोटीन का रोल्स होता है, जिसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, NHP, समझ रहे हो? नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है, बोल लो NHCP। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब ये जो पैकिंग हुआ है, तो इसमें 2 तरह से क्रोमेटिन का पैकिंग होता है। एक होता है यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन, यू मतलब क्या होता है? ट्रू। ठीक है, तो यू क्रोमेटिन ऐसे क्रोमेटिन को बोलते हैं जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब ये लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, लूजली पैक्ड। ठीक है, लूजली पैक्ड। अब बाद में समझाएंगे हम तुमको कि लूजली पैक्ड होता है तो कैसे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, और अगर लूजली पैक नहीं है, अगर क्लोजली पैक्ड है, डेंस पैकिंग है, तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये लूजली पैक्ड होता है, हेंस ठीक है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ठीक है, यूक्रोमेटिन। दूसरा जो होता है, दूसरा टाइप का हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन का क्या है? ठीक है, ये डेंसली पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड। ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। समझ रहे हो बात को? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करो फटाफट, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके लिए इतना खिचड़ी पका रहे हैं। तुम लोगों को पता है कि सबसे जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, इसको कब सर्च किया गया था, कब ढूंढा गया था? फ्रेडरिक मिसर नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, और ये फ्रेडरिक मिसर इसको 1869 के आसपास ही ढूंढ चुके थे। कहाँ ढूंढ चुके थे? तो लिखता है पस सेल। पस सेल मतलब समझते हो क्या होता है? अरे क्या होता है, हम लोग का WBC होता है ना। ठीक है, जब कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है तो WBC वहाँ पे जाता है, वहाँ पे अटैक करता है, और साथ में WBC भी डेड हो जाता है, वही WBC पस बनाता है। ठीक है, तो पस सेल मतलब WBC। ठीक है, तो एक फ्रेडरिक मिसर नाम के साइंटिस्ट थे, ये 1869 के आसपास, 1869 के आसपास ही पस सेल में डीएनए को ढूंढ चुके थे, पर उसका नाम उस समय जानते नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने इसको डीएनए कहा नहीं, उन्होंने इसको न्यूक्लियन कहा। न्यूक्लियन कहने के बाद ढेर सारे और साइंटिस्ट आए जो अलग अलग टाइम पे इसको अलग अलग नामों से पुकारे। ठीक है, और अंतोगत्वा तुम लोग जानते हो कि रोजलिंड फ्रैंकलिन जो है, और फिर उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट हैं, एक मिनट डिलीट करने दो, रोजलिंड फ्रैंकलिन, और नाम बताओ कौन ढूंढा था डीएनए का स्ट्रक्चर?
देखो तो हेडिंग लगाओ, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अभी तक बोले नहीं तुम लोग, कौन ढूंढा था भाई, हैं? इतना फेमस नाम है, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन क्रिक। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें रोजलिन फ्रैंकलिन जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पे काम करी थी, उनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन चूंकि रोजलिन फ्रैंकलिन मर चुकी थी, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के साथ। समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखो भाई, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्रेडरिक ग्रिफिथ क्या किए थे, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। उन्होंने स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन लिया, ठीक है। समझ रहे हो बात को? स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन लिया, ठीक है। कौन सा स्ट्रेन था? तो एक था एस स्ट्रेन, ठीक है। इस स्ट्रेन को हम लोग बोलते थे स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन क्यों बोलते थे? क्योंकि इस पे पॉलीसेकेराइड का कोट था, ठीक है। और एक था आर स्ट्रेन, ठीक है। आर स्ट्रेन क्यों बोलते थे? क्यों इसको रफ स्ट्रेन बोलते थे, क्योंकि इस पे पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं था। तो ये जो एस स्ट्रेन था, ये वायरुलेंट था, ठीक है, वायरुलेंट स्ट्रेन था। ये निमोनिया कॉज करता था। और ये क्या था? नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, ये निमोनिया कॉज नहीं करता था, ठीक है। अब वो क्या काम किए कि एस स्ट्रेन प्लस माइस, चूहा लिए, ठीक है, और उसमें एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिए, ठीक है। रिजल्ट क्या रहा? माइस डाई, ठीक है। समझ रहे हो? चूहा मर गया। मतलब चूहा पकड़े, ऐसे ऐसे एक चूहा ले आए उठा के, ठीक है। मान लो यार मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो बना लो चूहा कैसे भी। ये चूहा है और इसमें एक इंजेक्शन है, ठीक है, और दे दिए, चूहा मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि चूहा को हो गया न्यूमोनिया, ठीक है। चूहा को क्या हो गया? न्यूमोनिया, और चूहा मर गया, ठीक है। दूसरा लिए आर स्ट्रेन प्लस माइस, मतलब माइस को इंजेक्ट किए, ठीक है। समझ रहे हो? प्लस माइस मतलब जोर मत देना, माइस को इंजेक्ट किए, माइस लीव, चूहा जिंदा रहा, ठीक है। अब इनका दिमाग काम किया एकदम खुराफात वाला, ठीक है। क्या काम किया? देखिए आर स्ट्रेन से तो जिंदा ही रह रहा है, तो आर स्ट्रेन को मार के भी दोगे तब भी ये जिंदा ही रहेगा। लेकिन एक काम करो, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डालिए और देखिए चूहा मरता है कि नहीं। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस माइस, ठीक है। और अब की बार चूहा का भाग्य अच्छा था भाई, माइस लीव। समझ रहे हो? चूहा जिंदा बच गया। अब और खुराफात वाला दिमाग काम किया। इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस, ठीक है, लिविंग आर स्ट्रेन प्लस माइस, ठीक है। और अब की बार क्या हुआ? माइस डाई, ठीक है। इस बार चूहा मर गया। अब इनको ये समझना है कि ये हुआ कैसे। तो इन्होंने उसका, ठीक है, बायोप्सी नहीं ऑटोप्सी किया। ऑटोप्सी मतलब समझते हो? पोस्टमार्टम में जो करते हैं ना हम लोग, उसको ऑटोप्सी कहते हैं। मतलब कि अब मरा क्यों, उसका रीजन पता कर रहे हैं लाश से, ठीक है, मरे हुए बॉडी से। लिख लिए हो? मिटा दो? चलो, देखो एनसीईआरटी में जो है लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। लेकिन ये सही, देखो एनसीईआरटी यहाँ पे क्या किया है ना, नेट से जानकारी ले लिया है, ठीक है। ये सही है स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी, समझ गए? तो गलत मत सोचना
लेकिन एनसीईआरटी अगर स्ट्रेप्टोकोकस लिखा है तो तुम लोग एग्जाम में स्ट्रेप्टोकोकस लगाओगे, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। तो जब उन्होंने, ठीक है, ऑटोप्सी किया तो देखा कि जो किल्ड माइस है ना, किल्ड माइस, और ये किल्ड माइस कैसे था भाई, ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लिविंग आर स्ट्रेन। अब देखा गया उन्होंने कि इससे मिला गया उनको, जब उन्होंने ऑटोप्सी किया जब, तो इससे मिला लिविंग, ठीक है, लिविंग एस स्ट्रेन। ये बहुत आश्चर्यचकित कर दिया भाई फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब को कि ऐसा कैसे हो गया, लिविंग एस स्ट्रेन मिल गया, डाले तो था हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है इस स्ट्रेन में जो लिविंग आर स्ट्रेन को, कुछ तो ऐसा है इस स्ट्रेन में जो लिविंग आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, इस स्ट्रेन में। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ लेकिन अंत तक ये बात पता नहीं लगा सके कि ऐसा क्या है। एक दो बार उन्होंने ट्राई किया तो उन्होंने क्या ट्राई किया, जब ट्राई किया तो वो बोले कि हो सकता है कि जो पॉलीसेकेराइड कोट था इस स्ट्रेन पे वो किसी तरह चला गया हो आर स्ट्रेन पे और आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया हो इस स्ट्रेन में, ठीक है। लेकिन इस बात को फ्रेडरिक ग्रिफिथ प्रूफ नहीं कर पाए। अब उन्हीं का 3 स्टूडेंट था, ठीक है, एवरी, मैक्लॉयड एंड मकार्थी, ये तीनों उस बात को प्रूफ करते हैं। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।